हेलो एवरीवन, दिस इज रमाश्र कुमार फ्रॉम बीएचयू एग्रीकल्चर एंड इस वीडियो में हम जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए है। तो जो एग्रीकल्चर से मतलब कि बीएचयू या आईसीआर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो लोग ये ना समझें कि ये बायोलॉजी का है, क्योंकि जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स से एक दो क्वेश्चन एग्रीकल्चर में भी पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो आप लोग इसको ज़्यादा गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि जब बीएचयू को पेपर कठिन करना होता है तो वो या तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ज़्यादा क्वेश्चन दे देगा या तो बॉटनी या जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन भर देता है। तो आप लोग इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके पहले भी हम 2-3 वीडियो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाए हैं, तो आप लोग यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। पहला है मेंडल, सेकंड है बेटसन और थर्ड नंबर है सल और जो फोर्थ नंबर में है जोहानसन। तो जो ये जीन शब्द है ये जोहानसन के द्वारा दिया गया था। और जोहानसन के बारे में आपको याद रखना है एक चीज़, इन्होंने प्योर लाइन सिलेक्शन थ्योरी दिया था, प्योर लाइन सिलेक्शन थ्योरी, जो कि एक ब्रीडिंग की एक मेथड है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो ये बेटसन की बात करें तो बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया था, जेनेटिक्स और टर्म दिया था 1905 में, ठीक। उसके बाद एक बेटसन जैसा ही नाम जेनेटिक्स में आता है BAT असोयान, ठीक। इन्होंने लिंकेज शब्द दिया था, लिंकेज टर्म दिया था। तो दोनों में अंतर समझना है कि यहाँ पर ई नहीं है और यहाँ पर ई है। वहीं पर मेंडल की बात करें तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। और जो सल हैं ये 1914 में हेट्रोसिस टर्म दिए थे, हेट्रोसिस टर्म दिए थे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन व्हीट इंडोस्पर्म इज, गेहूं के इंडोस्पर्म में गुणसूत्र संख्या है। पहला है 21, सेकंड है 42, थर्ड नंबर में है 63 एंड फोर्थ नंबर में है 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 63। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर किसी भी क्रॉप या मतलब कोई भी प्लांट का इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है उसमें 3n होता है, उसमें क्रोमोसोम संख्या कितना होता है 3n होता है। तो व्हीट में 2n बराबर कितना होता है 42, तो n बराबर कितना हो जाएगा 21, तो 3n बराबर कितना हो जाता है 63, ठीक। तो इसी प्रकार किसी भी क्रॉप का इंडोस्पर्म में पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि उसमें 3n होता है। तो 2n से आप n निकालेंगे और उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो आपको 3n मिल जाएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हीट से रिलेटेड कि व्हीट का जो बेसिक गुणसूत्र संख्या है वो कितना होता है। तो बेसिक गुणसूत्र संख्या को हम लोग यक्स से मतलब डिनोट करते हैं और यक्स बराबर कितना होता है 7। व्हीट के केस में जो बेसिक गुणसूत्र संख्या है वो 7 होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पर जो यन होता है इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं, जो यन होता है इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हैप्लॉइड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो हम लोग उसको एन से डिनोट करते हैं। और ये डिप्लॉइड ये ट्राइप्लॉइड होता है। तो इस तरह आपको यहाँ से याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, डबल क्रॉस प्लान वाज सजेस्टेड बाय, डबल क्रॉस विधि किसके द्वारा दिया गया था। पहला है फ्लेमिंग, सेकंड है फोंटाना और थर्ड नंबर में है जोन्स और फोर्थ नंबर में है हेंस्टीन। तो जो डबल क्रॉस टेक्निक है ये जोन्स के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। और जोन्स के द्वारा डबल क्रॉस टेक्निक कब दिया गया था 1920 में। और इन्होंने मेज के केस में, मेज प्लांट में या मेज क्रॉप में सजेस्ट किया था कि डबल क्रॉस टेक्निक का प्रयोग करके हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें सिंगल क्रॉस ये टेक्निक या इसको डबल क्रॉस टेक्निक या डबल क्रॉस प्लान बोलिए, या सिंगल क्रॉस टेक्निक किसने दिया था। तो जो सिंगल क्रॉस टेक्निक है 1910 में मेज में ही, 1910 में मेज में ही ईस्ट एंड सल ने सजेस्ट किया था, ईस्ट एंड सल ने सजेस्ट किया था, ठीक। वहीं पर जो फ्लेमिंग है तो ये जो फ्लेमिंग है इन्होंने माइटोसिस टर्म दिया था, माइटोसिस टर्म दिया था। और जो मियोसिस है वो फार्मर एंड मोरे ने दिया था, ठीक। और जो ये फोंटाना है तो इन्होंने, फोंटाना ने जो है, एक मिनट थोड़ा आपको अच्छे से बता देते हैं हम। जो फोंटाना है इन्होंने
न्यूक्लियोलस को देखा था। और न्यूक्लियोलस होता क्या है? न्यूक्लियोलस केंद्रिका होता है, इसको हिंदी में केंद्रिका बोला जाता है। सॉरी, इसको हिंदी में केंद्रिका बोला जाता है, ठीक ना। तो जो फोंटाना है इन्होंने न्यूक्लियोलस या केंद्रिका को देखा था। और जो ये न्यूक्लियोलस है ये टर्म बोमन के द्वारा दिया गया था, ठीक। वहीं पर एक टर्म आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, तो ये होता है केंद्रक, ये होता है केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, और केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि न्यूक्लियोलस को किसने देखा था या किसने डिस्कवर किया था। तो ये फोंटाना के द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो कई लोग जो रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़े थे और इसको नहीं पढ़े थे, तो वो गलत करके आए थे उस समय। तो आपको ये दोनों चीज़ों को ध्यान देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन द डीएनए डबल हेलिक्स G/A इज इक्वल टू। तो डीएनए में G/A किसके इक्वल होता है? तो G के साथ C होता है और A के साथ T होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, जिसमें जो G होता है वो C के साथ ट्रिपल बॉन्ड में होता है, और जो A होता है वो T के साथ डबल बॉन्ड में होता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता है कि जो RNA में RNA है, तो आरएनए में थायमिन यानी टी के स्थान पर क्या होता है? तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, उसको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कंटेंस कोबाल्ट। निम्न में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। और जो विटामिन B12 का केमिकल नेम है वो है कोबालामीन, कोबालामाइन है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक ना। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, क्योंकि अगर विटामिन B12 नहीं देता है और कोबालामिन पूछता है तो दोनों याद रखना होगा। वहीं पर विटामिन C से कई बार कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विटामिन C से याद रखना है कि इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और जो सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है विटामिन C, वो चेरी में, बर्बाडेस चेरी में पाया जाता है। और बर्बाडेस चेरी जब नहीं रहता है तो आपको आंवला लगाना होता है, तो इतना आपको पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, अफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। अफ्लाटॉक्सिन को उत्पन्न करता है तो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है अफ्लाटॉक्सिन? पहला नंबर है इन्फेक्टेड प्लांट्स, सेकंड है इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, जो थर्ड है वो फंगी है, और फोर्थ नंबर में निमेटोड्स है। तो ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ये फंगी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और उस फंगी का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। इस फंगी का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। और जो ये अफ्लाटॉक्सिन होता है वो मेनली ग्राउंड में पाया जाता है, और ग्राउंड नट में पाया जाता है, और ये टॉक्सिक होता है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, शक्तिमान इज अ वैरायटी ऑफ। पहला है व्हीट, सेकंड है राइस, थर्ड है मेज, एंड फोर्थ नंबर में है चिकपी। तो जो शक्तिमान है वो मेज की एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है, जो कि मतलब कि जिसमें प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड बाय। यानी कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था? पहला नंबर में है मैकक्लिंटॉक, सेकंड में है रॉबर्ट हुक, थर्ड में है फ्लोर, एंड फोर्थ में है डी बेरी। तो जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये H.H. फ्लोर के द्वारा दिया गया है। सॉरी, एक मिनट। तो ये H.H. फ्लोर के द्वारा दिया गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। और जो ये डी बेरी हैं यानी कि एंटोन डी बेरी हैं, ये प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं। और जो ये रॉबर्ट हुक हैं, ये इन्होंने सेल की खोज की थी। तो इनके बारे में इतना आपको नोट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन व्हीट इज। गेहूं में बौनेपन के लिए जीन का स्रोत है। तो पहला है DGO जीन, और सेकंड नंबर है नोरिन 10 जीन, थर्ड नंबर है ओपेक जीन, और फोर्थ नंबर में है हिप्सोली, ठीक। तो जो व्हीट में बौनेपन के लिए जो
उत्तरदायी जीन है वो नोरिन 10 है, ठीक, वो नोरिन 10 है। वहीं पर जो ये DGO जीन है ये पैडी में या राइस में आप कहिए, पैडी या राइस या धान या चावल जो आपको कहना हो वो कह लीजिए, उसके बौनेपन के लिए DGO जीन उत्तरदायी है, ठीक। और जो ये ओपेक है, ओपेक जीन है ये मेज से रिलेटेड है, ठीक, जो ये ओपेक जीन है ये मेज से रिलेटेड है। आपको कमेंट करके बताना है कि हाइब्रिड राइस के फादर कौन हैं और हाइब्रिड राइस सबसे पहले कहाँ बनाया गया था और हाइब्रिड राइस का सबसे ज़्यादा खेती किस देश में होता है, इतना आपको कमेंट करके बताना है, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था हाइब्रिड राइस के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है हु मेड फर्स्ट इंटरजेनरिक क्रॉस बिटवीन ब्रेड व्हीट एंड राई। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले ब्रेड व्हीट एंड राइस जो राई है सिकल सीरियल उसका इंटरजेनरिक क्रॉस करके कौन पहले इंटरजेनरिक क्रॉस किया था ना, तो ये इसमें है पहला मुंतजिंग और सेकंड है रिम्पो और थर्ड है वेविलो और जो फोर्थ नंबर है रिचे। तो इसको कौन सबसे पहले क्रॉस किया था, वो रिम्पो ने क्रॉस किया था और ये दोनों का क्रॉस करके क्या बनाया था इन्होंने, ट्रिटकेल बनाया था। इन्होंने क्या बनाया था, ट्रिटकेल बनाया था। और जो ये ट्रिटकेल है वो फर्स्ट मैन मेड सीरियल है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रिटकेल है वो फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, मैन मेड यानी कि पहली मानव निर्मित धान्य फसल है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल है। और कब इन्होंने बनाया था, तो वो 1890 में बनाया था, ठीक। और ये कभी कभी पूछता है कि जो ट्रिटकेल है वो किस प्रकार के क्रॉस से बना है, तो वो इंटरजेनरिक क्रॉस से बना है। इसमें जो ब्रेड व्हीट है वो एज अ फीमेल था और जो ये राई था एज अ मेल था। और दूसरा बात जो ब्रेड व्हीट है वो ट्रेडिकम एस्टिवम था ना, ट्रेडिकम एस्टिवम था। जो ये राई था वो सिकल सीरियल है, यानी कि राई वो मस्टर्ड वाला राई नहीं है, ये सिकल सीरियल है, ठीक। तो ये सारा पॉइंट यहाँ से आपको नोट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है ट्राइप्लॉइड्स और नॉर्मली, यानी कि जो ट्रिप्लॉइड होते हैं वो होते हैं, पहला स्टेराइल और सेकंड है फर्टाइल और सी नंबर है मेल स्टेराइल और डी नंबर है नन ऑफ दीज। तो जो ट्राइप्लॉइड्स होते हैं कैसे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। अगर स्टेराइल होंगे यानी कि ये मतलब कि नपुंसक टाइप के होंगे, यानी कि इनमें बीज नहीं बनेगा। तो जो ट्राइप्लॉइड्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है घुमा फिरा के, इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 12 नंबर है सीडलेस वाटरमेलन इज अ, यानी कि जो बीज रहित वाटरमेलन होता है। तो जो बीज रहित वाटरमेलन कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है या ट्राइप्लॉयड होता है या टेट्राप्लॉयड होता है या पेंटाप्लॉयड होता है। तो जो ये सीडलेस वाटरमेलन होता है वो कैसा होगा, वो ट्राइप्लॉयड होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बनाना के केस में, मेनली बनाना के केस में क्वेश्चन पूछता है कि जो बनाना होता है वो जो सीडलेस बनाना होता है या बीज रहित जो बनाना होता है वो कैसा होता है, तो वो ट्राइप्लॉयड होता है, ठीक। या ट्राइप्लॉयड बनाना कैसा होता है, तो वो सीडलेस होता है। तो दोनों तरफ से घुमा फिरा के आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है द प्योर लाइन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर पहले भी बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा जोहानसन, ठीक। बैटसन के बारे में आपको पता होगा, जेनेटिक्स टर्म 1905। मॉर्गन ने ये मॉर्गन है ये 200 फिल्म में इन्होंने रिसर्च किया था। और जो रिम्पू हैं वो ट्रिटकेल के बारे में, ये आपको पता होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है द टर्म जेनेटिक्स इज क्वाइंड बाय, तो जेनेटिक्स टर्म किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था, वो बैटसन के द्वारा 1905 में, जोहानसन के द्वारा प्योर लाइन थ्योरी और वाटसन एंड क्रिक के द्वारा DNA डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर NBPGR इज लोकेटेड एट, जो NBPGR का फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेज। तो ये जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कोल्चिसिन इज जनरली यूज्ड फॉर, जो कोल्चिसिन है उसका जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, किसका कहाँ प्रयोग करते हैं या किस लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कोल्चिसिन का। तो कोल्चिसिन का हम लोग प्रयोग मेनली क्रोमोसोम डबलिंग के लिए करते हैं, ठीक।
क्रोमोसोम डबलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी BHO में पूछा गया है का 2 बार। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है म्यूटेशन से, 1-2 क्वेश्चन फेमस है जो कि पूछा जाता है। म्यूटेशन, पहला कि म्यूटेशन टर्म किसने दिया था, तो ये ह्यूगो डी ब्रीज हैं। और म्यूटेशन कैसा होता है, तो म्यूटेशन आपको याद रखना है कि ये हार्मफुल एंड रिसेसिव होता है। जो म्यूटेशन होता है हमेशा हार्मफुल होता है और रिसेसिव होता है। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या हाइब्रिड वैरायटी अगर हम बात करें, हाइब्रिड वैरायटी क्या होता है, तो जब हम A क्रॉस B करते हैं, A क्रॉस B करेंगे और इसका जब प्रोजनी F1 आएगा, तो जब इस F1 को अगर हम वैरायटी के रूप में यूज कर लें तो उसको हम लोग हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं। तो इतना गहराई में आपको नहीं जाना है, मेन चीज़ समझ के रखना है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है द टेस्ट क्रॉस रेशियो इन कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन इज। तो ये कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है, तो पहला है 3:1, सेकंड है 1:3, और जो थर्ड है 9:7, और फोर्थ नंबर में है 13:3। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा वो है 1:3। ठीक, 1:3। तो आपको ये याद रखना है कि जब टेस्ट क्रॉस रेशियो ये पूछेगा कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का तो 1:3 होता है, और यहीं पर अगर F2 रेशियो पूछता तो वो 9:7 होता है। कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का 9:3 रेशियो, ये मतलब कि F2 रेशियो होता है। ठीक, फिर वहीं पर अगर हम बात करें जो 13:3 है, ये मतलब कि इनहिबिटरी जीन एक्शन का रेशियो होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, इसको नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। ठीक, उसके बाद फिर ये अगला क्वेश्चन है द F2 रेशियो इन पॉलीमेरिक जीन एक्शन। जो पॉलीमेरिक जीन एक्शन है उसमें F2 रेशियो क्या होता है, पहला है 9:3:4, सेकंड है 12:3:1, एंड C नंबर है 9:6:1, और जो D नंबर है वो 13:3 है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो C नंबर हो जाएगा, 9:6:1। वहीं पर बात करें 9:3:4, तो ये सप्लीमेंट्री जीन एक्शन होता है, और जो 12:3:1 होता है ये मास्किंग जीन एक्शन होता है, और ये इनहिबिटरी जीन एक्शन होता है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है नलिसोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो नलिसोमिक कंडीशन है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जेनोमिक्स के हैं, ठीक ना, ये भी जेनोमिक्स का है, ये भी। तो ये दोनों मतलब कि पूछे गए क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। तो इसमें पहला है जैसे 2n+1, सेकेंड है 2n-2, थर्ड है 2n-1, और फोर्थ नंबर में है 2n+2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 2n-2 होगा। वहीं पर बात करें 2n+1, तो ये 2n+1 ये ट्राइसोमिक होता है, और जो 2n-1 ये मोनोसोमिक होता है, और जो ये 2n+2 ये टेट्रासोमिक होता है। तो इस तरह आपको यहाँ से याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड ट्रायंगल ऑफ ब्रेस्का। तो जो ये ट्रायंगल ऑफ ब्रेस्का होता है इसको यूज ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक, यूज ट्रायंगल। तो जो यूज ट्रायंगल को किसने डिस्कवर किया था, पहला है रिम्पो, सेकंड है नागाहारू, और थर्ड है ह्यूगो डी ब्रीज, और जो फोर्थ नंबर में है वो वाल्डियर है। तो यूज ट्रायंगल को ये नागाहारू ने डिस्कवर किया था। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि यूज ट्रायंगल किससे रिलेटेड है, तो ये ब्रेस्का से रिलेटेड है। ठीक, फिर रिम्पो के बारे में पता है, ट्रिकेल, ह्यूगो डी ब्रीज, म्यूटेशन, और जो ये वाल्डियर हैं, ये वाल्डियर 1888 में क्रोमोसोम टर्म दिए थे। ठीक, फिर अगला है द बेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स इज। तो इसको पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे। तो मतलब डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए हम किस मेथड का या किस क्रॉस का प्रयोग करते हैं, तो बैक क्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए बैक क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है और इससे टेक्नोलॉजी से है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से घुमा फिरा के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है, ये क्वेश्चन क्या है, जेनेटिकली मोस्ट प्योर सीड इज, यानी कि सबसे प्योर सीड क्या होता है, जेनेटिकली रूप से सबसे प्योर सीड कौन सा होता है, पहला है, सॉरी ये ब्रीडर होगा ना,
पहला है ब्रीडर सीड और सेकंड है न्यूक्लियस सीड और थर्ड नंबर में है फाउंडेशन सीड और फोर्थ नंबर में है सर्टिफाइड सीड। तो जो ये न्यूक्लियस सीड होता है ये 100% जेनेटिकली प्योर सीड होता है, ठीक। और इसके लिए कोई टैग का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक। और ये सबसे पहला सीड होता है, यानी कि जब हम लोग हाइब्रिड सीड या कोई वैरायटी वगैरह बनाते हैं तो ये सबसे पहला सीड होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ब्रीडर सीड, तो जो ये ब्रीडर सीड होता है वो न्यूक्लियस सीड से बनाया जाता है। यानी कि ब्रीडर सीड किससे बनता है, वो न्यूक्लियस सीड से बनता है। और इसका जो टैग होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक। फिर उसके बाद है फाउंडेशन सीड। तो ये फाउंडेशन सीड को हम लोग मदर सीड भी बोलते हैं और इसके लिए वाइट टैग का प्रयोग करते हैं, वाइट टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके लिए वाइट टैग का प्रयोग करते हैं। और जो एक मिनट, जो ये फाउंडेशन सीड है, फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है, ठीक। रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो ये सर्टिफाइड सीड है, तो ये सर्टिफाइड सीड ही मेनली किसानों को दिया जाता है और ये ब्लू कलर का इसके लिए वो होता, ब्लू कलर का टैग यूज करते हैं। तो आपके घर में अगर खेती होता होगा तो आप लोग देखेंगे कि जो उसमें जो वैरायटी वाली बोरी होती है तो उसमें ये ब्लू कलर का एक कागज टाइप का लगा रहता है, तो उसको उसी को बोला जाता है। उसमें ये सारा परसेंटेज वगैरह लिखा जाता है कि इसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, इसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना है। और जो ये सर्टिफाइड सीड है वो तो या तो रजिस्टर्ड सीड से बनता है या फाउंडेशन सीड से बनता है या तो रजिस्टर्ड सीड से ही बन जाता है, ठीक। और यही मेनली फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक। मैं और ये सीड टेक्नोलॉजी में 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो नेशनल सीड एक्ट है, नेशनल सीड एक्ट है वो 1966 में आया था और जो ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन है इसको 1963 में स्थापित किया गया था। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है नेशनल सीड एक्ट 1966 और नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 में। तो ये सारा था जेनेटिक्स में, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर अगला वीडियो में हम बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मज़े करिए और साथ में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।